मेरे साथ समीर सिंह है। समीर अब हमारे साथ काम करता है आयन क्योर में। मैं डॉक्टर सुकांत खुराना बोल रहा हूँ। समीर के खुद की आप बीती है, जो मिर्गी है, एपिलेप्सी है। तो समीर ने इससे बहुत ही स्ट्रगल किया है इन चीज़ों से। तो समीर अपनी कहानी एज अ पेरेंट बताएगा, क्योंकि जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उन पे अलग ही गुजरती है। तो हम चाहते हैं समीर वो परेशानियां बताए हिंदुस्तान की, ताकि लोग हम समझ सकें और उनको उनके समाधान की तरफ काम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर और मैं आपको अपने लाइफ की एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की। जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया, एपिलेप्सी या मिर्गी, लाइफ के बहुत बहुत उम्र तक, काफ़ी बड़े होने तक कभी इस तरह के मरीजों से मेरा पाला नहीं पड़ा था। बहुत कम मैंने देखा था। हाँ, सुनता ज़रूर था। साथ के कुछ बंदे थे जो बताते थे और कहते थे उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कभी मैंने उनको इस परिस्थिति में नहीं देखा था। तो मुझे लगता था हाँ, कुछ होगा और कोई प्रॉब्लम होती होगी और ये ठीक भी हो जाती होगी। लेकिन दरअसल ये जो प्रॉब्लम है, हालांकि सारी बीमारियां जो होती हैं, सारी बीमारियां अपने आप में बहुत अभिशाप की तरह से होती हैं, लेकिन एपिलेप्सी का एक अलग ही कष्ट है, एक अलग ही दर्द है। मेरी शादी 2014 में हुई और हम लोगों की लव मैरिज थी। बहुत सुखी रह रहे थे, पूरा परिवार बहुत खुश था। और शादी के बाद जाहिर सी बात है कि सबको इच्छा होती है कि अब एक बेबी हो जाए, सुंदर सा, स्वस्थ सा, प्यारा सा। 1.5 साल में ही हमको जो है ये खुशखबरी मिलने वाली थी। मेरी वाइफ उस समय कानपुर में थी, मैं दिल्ली में था किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। तो जब जिस दिन से उसने कंसीव किया था, हमें गर्भधारण की सूचना मिली, उस दिन से ही एक भी विजिट डॉक्टर की हमने मिस नहीं की। मेरी वाइफ बहुत हेल्दी शरीर से और साथ में हमने खूब सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा सब कुछ चला। 23 अगस्त को दोपहर में मेरे बेटे ने जन्म लिया। उस दिन भी मैं इत्तेफाक से दिल्ली में ही था। मैं नहीं पहुंच पाया, सिविल सर्विसेज का एग्जाम लगा हुआ था, तो मैं 25 को पहुंचा। मैंने पहली बार अपने बेटे को तब देखा। हालांकि उसकी फोटोज वगैरह मुझे मिल रही थी, लेकिन अपनी गोद में उठाने का जो सुख होता है वो मुझे 25 की ही सुबह मिला। कानपुर पहुंचने के 20-25 दिन की बात है। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि ये सोते में घबरा क्यों जाता है। सोते में क्यों घबरा जाता है, मैं भी चूंकि नया पिता था, तो हालांकि मुझे ये इतनी बड़ी बात नहीं लगी। तो मैंने कहा सामान्य सी बात है, घर में तुम काम काज करते हो, चीजें उठाते रखते हो, सड़क से लोग गुजरते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, या किसी भी वजह से वो जाग रहा होगा, कोई बात नहीं है। तो उसने कहा नहीं, ये बड़ी मुश्किल से सो पाता है और थोड़ी देर में ही ये चौंक के जाग जाता है, रोना शुरू कर देता है। फिर भी मैंने उसको निगलेक्ट किया। मैंने पत्नी से कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये थोड़ा सा और इसकी नींद और अच्छी होगी तो ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। लेकिन ये बात उसने उसके बाद भी मुझसे 3-4 बार कही, और हर बार मैंने उससे यही बात कही कि तुम धैर्य रखो, सब सही हो जाएगा। लगभग 40-45 दिन के बाद एक दिन ये बड़ी घबराई हुई सी, रोनी सूरत बना के मेरे पास आई और बोली कि नहीं, ये छोटी बात नहीं। मैंने इसको देखा है 2-3 बार, ये सोते में इसकी आंख, इसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और कुछ देर के लिए इसका शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है। अब मैं घबराया हुआ था। इस बार मैं सीरियस था। बिना कुछ सोचे, बिना कोई जवाब दिए, बिना किसी प्रतिक्रिया के, मैंने अपने क्षेत्र के जो सबसे अच्छे बाल चिकित्सक थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनका अपॉइंटमेंट दिया और शाम को ही बेटे को लेके उनके पास पहुंच गया। उन्होंने सारे लक्षण सुने और ईईजी और खून की जांच, पेशाब की जांच और स्टूल, करीब 7-8 तरह के टेस्ट लिखे, जो वहीं उन्हीं की क्लिनिक पर हो गए, सेम डे ही हो गए। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देख करके और डॉक्टर ने कहा कि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब रिपोर्ट से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि ये बच्चा एपिलेप्टिक हो सकता है। आप रिस्क मत लीजिए, इसकी दवा शुरू करते हैं और इसको कम से कम 2 साल तक ये दवा चलाइए।
बच्चे की बात थी। हालांकि एक बच्चा जो अभी 2 महीने का भी नहीं हुआ, उसके लिए एक ऐसी घोषणा हो गई कि अब इसको 2 साल तक लगातार दवा, मतलब हमारे लिए एक पहाड़ टूटने जैसा था, लेकिन करना था। हमने दवा शुरू की, दवा चल रही थी, साथ में दिमाग में तूफान भी चल रहे थे। मैं अपने आप को बराबर कि मेरे परिवार के पूरे पारिवारिक इतिहास में कभी किसी को ये समस्या नहीं रही। करवट से लेटा हुआ था, कंबल ओढ़ करके, तो पत्नी ने देखा कि जो ऊपर का हाथ था वो मूव कर रहा है कंबल के अंदर ही, ऊपर नीचे। तो 1% भी अंदाजा नहीं था कि क्या कारण होगा, तो उसे लगा कि शायद ये जाग गया है और शैतानी कर रहा है, तो वो दौड़ करके गई, कंबल हटाया। कंबल हटाते ही उसने चीख करके माँ को आवाज लगाई। माँ अपने कमरे से बात करके आई। दरअसल बेटे को मेजर सीजर का अटैक आया हुआ था। उसने बिस्तर पे ही पेशाब कर दी थी और तकिया समेत आसपास का जितना वो था सब वॉमिट के कारण सब तराबोर हो गया था। चूंकि लेटे लेटे उसको उल्टी हुई थी, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र उसका पूरी तरह से चोक हो गया था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। और इसी जद्दोजहद में उसका बॉडी जो थी वो फड़फड़ा रही थी। कुछ सेकंड्स का समझिए कि जो जीवन उसका रहा होगा। मेरी पत्नी यानी उस काकू बच्चे की माँ तो घबरा गई, उसको समझ में नहीं आया क्या करे। लेकिन मेरी माँ ने बहुत सूझबूझ से, बहादुरी से काम लिया। काकू को जल्दी से गोद में उठाया और पीठ थपथपाते हुए बाहर गेट की तरफ भागी। उस समय नॉर्मली शाम को 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास गली हमारी एक तरफ से बंद है, चलता रोड नहीं है, तो कोई बाहर भी नहीं था। माँ बाहर भागी। कहते हैं कि बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। अगर आपके साथ कुछ गलत नहीं होना तो हर चीज़ पहले से तय होती है। उसी समय गेट पर हमारे एक मिलने वाले बुजुर्ग साथ अपनी मोटरसाइकिल से आए किसी काम से। जैसे ही माँ ने उनको देखा, माँ ने तुरंत अस्पताल चलने के लिए उनसे कहा और उन्होंने भी गाड़ी घुमा करके तुरंत अस्पताल के लिए चल दिए। अस्पताल हमारे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे दौड़ करके पैदल जाना रिस्की हो सकता था और इतना संभव भी नहीं है, खासकर एक महिला के लिए। अस्पताल पहुँचे, माताजी तो हमारी सीधे इमरजेंसी में बच्चे को लेकर चली गई, लेकिन उन बुजुर्ग ने अपने पास से पैसे जमा किए काउंटर पर 10,000 रुपये और बोले कि बेटे के लिए, बच्चे के लिए इलाज में कोई कमी ना हो, बाकी आप बेहतर से बेहतर इसका उपचार अभी शुरू कर दीजिए तुरंत। हम वापस उस जगह पर खड़े थे जहाँ से हमें लग रहा था कि हम निकल चुके हैं, जो लग रहा था रात गुजर चुकी है। दरअसल वो रात और गहराती जा रही थी, हम समझ ही नहीं पाए। बेटा माइनर्स से मेजर्स पे आ चुका था। वो पहला अटैक था, उसके बाद उसकी छुट्टी हो गई 3-4 दिन में हॉस्पिटल से, लेकिन दवा उसकी रेगुलर स्टार्ट हो गई। डोजेज की मात्रा बढ़ गई। इसके बावजूद हर लगभग 30-35 दिन में उसको सीजर होता था और हम पूरे समय उस पर निगरानी रखते थे। मैंने भी बाहर जाना छोड़ दिया, मैं घर पे रहने लगा, क्योंकि बच्चे से बड़ी संपत्ति हमारे लिए, बच्चे के अलावा कोई संपत्ति हमारे लिए नहीं। फिर से सब कुछ बिगड़ता सा दिख रहा था। हम बहुत निराश थे, क्या करें। डॉक्टर्स जिस हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, उसके अलावा भी हमने कई डॉक्टर्स से संपर्क किया कि शायद इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन होता हो। कोई भी कुछ भी खर्च करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन बच्चे को इस समस्या से निजात दिलाना, किसी भी तरह से दिलाना है। कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। सब ने कहा कि नहीं, इलाज तो करना पड़ेगा। हाँ, सब लोग एक बात कहते थे कि 2 साल में, 1.5 साल में दवा बंद हो जाती है और अपने आप बच्चा सामान्य हो जाता है। लेकिन विजिट्स के दौरान हमें कई ऐसे भी केस मिले, बच्चे मिले जो कई साल से दवाओं पर थे
उन्होंने दवा बंद भी की बीच में, लेकिन फिर उनको सीजर हुआ और फिर से दवा शुरू हो गई। तो उस बच्चे को देख के बहुत तरस भी आता था और खुद पर भी लगता था कि यार ऐसा क्या किया जाए इस बच्चे के लिए। बहुत इस पूरे सफ़र के दौरान कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमको बहुत सहयोग किया और कई ऐसे भी मिले जिन्होंने हमारी इस मजबूरी का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, अपने स्वार्थ सिद्ध किए। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक मंदिर है, वहाँ पर साल में 2 बार बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि वो केवल इसी मर्ज के मरीजों के लिए एक कोई बूटी वहाँ बांटी जाती है कि वहाँ जाओ तो बच्चे को बाबा दवा खिलाएंगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग पहुँचे, मेला वाकई मेला लगा हुआ था, लेकिन उस मेले में जाहिर सी बात है कि कोई भी वैज्ञानिक सोच का या समझदार या जिसने जाना हो कि जीवन क्या है, वास्तविकता क्या है, अंधविश्वास रूढ़िवादिता से भी जो वाकिफ हो गया हो, ऐसा कोई नहीं था। भीड़ थी उनकी, जो भीड़ होते हैं लोग। लेकिन अपने बच्चे की बात है, कोई बात नहीं, मैं भी उनकी तरह सड़क के किनारे अपने बच्चे को लेके खड़ा हो गया। बाबा आए दवा देने के लिए, हाथ में दवा दी। शायद कहीं और कुछ और होता तो नहीं खाया जाता। वो उस जगह का जो हाइजीन था, मतलब कचरे का ढेर लगा हुआ है, गांव के बाहर की बात है, गंदा सा नाला बह रहा है, लोग उसी के किनारे हाथ फैला करके बैठे हुए हैं। मैंने भी हाथ फैलाया, दवा ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई बर्तन कोई पत्ता किसी पर नहीं, दवा हाथ पर ही लेनी है। वो गुड़ में दवा को मिलाते थे, तो वो एक तो गुड़ किस क्वालिटी का रहा हो, उसके बाद उस दवा में क्या था, ये एक रहस्य था। वो कभी किसी को नहीं बताते कि दवा में क्या मिला रहे हैं, किस बात की दवा है। लेकिन आते बहुत दूर दूर से लोग थे वहाँ पर। किसी को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये भी नहीं, क्योंकि 2-3 बार दवा खिलाने के बाद कोई नहीं आता था। और वहाँ पर ये भी था कि दवा आपने बच्चे को खिला दी या आपने दवा खा ली, उसके बाद आपको मुड़ के नहीं देखना है, आपको सीधे अपने घर के रास्ते पर जाना है बिना पीछे घूमे। तो भाई जाहिर सी बात है, ना कोई पूछने बताने वाला है ना कुछ। तो हम लोग, मैं 2 साल में 3 बार उस मंदिर में गया अपने बच्चे को लेकर के। कोई सुधार नहीं था। और जो मेरी समझ कहती है कि जो भी उसको फ़ायदा हो रहा था वो 2 चीज़ों से हो रहा था। पहला फ़ायदा, जो दवाएं उसकी चल रही थी, कुछ कॉम्बिनेशंस, स्पेशल कॉम्बिनेशंस थे। दूसरा फ़ायदा, उसको दिया जाने वाला माहौल, क्योंकि जब उसके साथ ये समस्या हुई और इलाज चलने लगा तो एक बात जो सबकी सलाह में कॉमन थी वो ये थी कि इसको खुश रखो, इसको वो माहौल दो जो ये जिसमें इसको मज़ा आता हो, जिसमें ये एंजॉय करता हो, जिसमें इसके दिमाग को थोड़ा टेंशन कम हो। तो इसको हम कानपुर से निकाल करके मध्य प्रदेश में एक छोटा सा ज़िला है, बहुत सुंदर सा है, गुना। हम गुना चले गए, वहीं पर एक किराए का कमरा लिया 2 रूम से, और एक कोचिंग, क्योंकि मेरे जानने पहचानने वाले लगभग मध्य प्रदेश में, राजस्थान में काफ़ी जगह पर हैं। मैं अध्यापन का ऐसे कार्य क्षेत्र में रहा, गुना में ही मैंने कोचिंग का, और साथ में ही गुना में ही कोचिंग का और साथ में ही किसानों के लिए एक छोटे से एनजीओ की शुरुआत की, लोगों की सेवा के लिए। क्योंकि कोचिंग पढ़ाना और कमाना ही केवल मकसद नहीं था, कमाते अपने मन की शांति भी मायने रखती थी। कुछ लोगों से मिलना, बात करना मेरा शुरू से शौक रहा, तो एक एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद भी हो जाए। तो गुना में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गुना में जाने के बाद इसके दौरों का जो सिलसिला था वो कम हुआ। ऐसा नहीं है कि दौरे नहीं आए, लेकिन हाँ, जैसे 35 तो गुना एक अच्छी बदलाव था। कह रहे थे गुना में चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई। डॉक्टर साहब,
गुना जाने के बाद वो खुश रहने लगा। खुश रहने का कारण ये था कि जहाँ हमने रूम लिया वो एक सोसाइटी थी, सामने पार्क था, सारे बच्चे जो है वहाँ पर जमा रहते थे सुबह से लेकर शाम तक। कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे या जो जाते थे शाम को, और उसको कभी हम लोगों ने पढ़ाई का प्रेशर नहीं दिया, और बस ये था कि खेलो और खाओ अच्छे से, खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रामीण इलाका था तो ताज़ी सब्जियां डॉक्टर्स ने चुकंदर और गाजर का फल जूस वगैरह सब बताया था, हम उसको देते थे। फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी, जो पहले 1.5-2 महीने में 2.5 महीने में उसको सीजर होता था, अब वो 4 महीने 5 महीने में होता, और माइनर होता, मेजर नहीं होता। तो हमें लगा कि ये हम लोगों का एक अच्छा स्टेप था, लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं चलती अगर आप उसमें आगे का प्लान नहीं करके चल रहे हो। करीब 4-5 साल हम गुना में अच्छे से रहे, सब कुछ सही सलामत चलता रहा। 20 में लॉकडाउन आया, ग्लोबल लॉकडाउन, पूरी दुनिया ठहर गई, और सबसे ज़्यादा कीमत उनको अदा करनी पड़ी, सबसे ज़्यादा दुश्वारियाँ उनके लिए थी जो व्यापारी थे, क्योंकि उनको वही कमाने को मिलता था कमा करके जितना वो एफर्ट करते थे। मैं भी उन्हीं में से एक था। कोचिंग्स सारी बंद हो गई, किसी तरह से 1 महीना गुजारा, फिर गुना से अपने परिवार को लेकर के अपने, हालांकि निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत सारे बॉर्डर्स सील थे, इंटर स्टेट बॉर्डर्स, यहाँ तक कि ज़िले से बाहर जाना मुश्किल था, मुझे तो स्टेट बदलना था। लेकिन अपने जो साथी प्रशासन में थे, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, उनकी मदद से पास वगैरह बनवा करके मैं अपने परिवार को लेके वापस अपने घर कानपुर आ गया। घर पे आने के बाद खाने पीने की तो समस्या उतनी नहीं हुई, लेकिन वो जो बंद माहौल था, उस माहौल ने बच्चे को और उसकी बीमारी को फिर से घी डालने का आग में काम किया। 2-3 महीने तक तो बच्चा आराम से रहा, उसके बाद फिर उसकी समस्या बढ़ने लगी। दो बार तो मुझे अच्छे से याद है कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। जिस बीमारी को डॉक्टर कह रहे थे कि 2-2.5 साल की दवा में सब बंद हो जाएगा, अभी वो दवा करते करते मुझे 5-6 साल हो गया था। कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, लग रहा था कि ये पूरी ज़िंदगी दवा पर। और एक पिता होने के नाते, आप भी व्यूअर्स में कई लोग पिता होंगे या भाई होंगे, जब एक बच्चा मासूम आपसे ये सवाल करता है, पापा ये दवा हम कब तक खाएंगे, इस सवाल बहुत तकलीफ देता है। और मैं हमेशा उससे कहता रहा कि जब मैं छोटा था ना, आपके जितना, तो मैं भी ऐसे ही दवा खाता था, सबको खानी पड़ती, आपके बाबा भी खाते थे, कोई बात नहीं बेटा, ये बंद हो जाती है, पता है, जैसे ही आप समझदार होगे, जैसे ही आप, दवा बंद हो जाएगी। मैं हमेशा उससे उसका हिम्मत बनाता रहा। उसको पता ही नहीं चलता था कि जब उसको सीजर आता था, हर सीजर के साथ हम मरते जाते थे। मैं, मेरी पत्नी, लॉकडाउन के दौरान हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी। हिरेन को मैंने पैसे भेज दिए, और जैसे ही पैसे भेजे उसने तुरंत मेरे से सारे संपर्क किए। मेरे ऊपर रही बची सारी चोट हो गई, क्योंकि वो पैसा मैंने अपने जेब से अपना जमा का नहीं दिया था, मैंने बैंक से लेके दिया था। अब मैं उधारी भी हो गया था, और हर महीने मुझे 15,000 रुपए की किस्त भी डालनी होती थी, बेटे की दवा, पापा की दवा और घर का खर्चा। लेकिन जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे दरवाजे अपने आप होते हैं। इस पैसे के लिए मैंने अपने हर संभव जितने सोर्सेज थे, मैंने सबसे संपर्क किया, बात की। एक निचोड़ निकल के आया कि अगर मैं कंप्लेन करता हूँ, FIR करता हूँ, तो क्योंकि इंटर स्टेट मामला है, जब मोहल्ले की कोई बात नहीं जल्दी सुलझ पाती इतनी आसानी से, इंडियन
एडमिनिस्ट्रेशन इतना महान है, हमारा जुडिशरी सिस्टम ऐसा है। बोले भैया आप सर पटक लो, हाथ पैर मार लो, आप इससे अच्छा है अपने बच्चे पर ध्यान दो, ठीक है ना, और आपके अंदर काबिलियत है, पैसा आपके पास फिर हो जाएगा। मुझे भी लगा, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से जानता समझता हूँ सिस्टम को, मैं पढ़ाता भी बच्चों को हूँ, मेरे पढ़ाए हुए भी कई बच्चे हैं, तो मैं समझता था कि कुछ नहीं है ना, कोई किसी के लिए सर नहीं फोड़ता, किसी के लिए किसी के सेंटिमेंट्स मायने नहीं रखते। लेकिन मैंने कहा कि दो इंसान मिले, जो दूसरे इंसान मिले डॉक्टर खुराना, तो उनसे तो बात ही नहीं होती थी। इत्तेफाकन एक दिन ऐसे ही जब मैं हीरेन के साथ दिल्ली में ही रुका हुआ था, तो मैंने हेलो भेजा अपनी तरफ से, मुझे क्योंकि लोकेशन दिल्ली उनकी शो करती थी, तो मैंने कहा देखते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात हो। तब तक हीरेन मुझे धोखा नहीं दे पाया, तब तो केवल हीरेन के साथ दिल्ली में ऐसे ही आना जाना मेरा चल रहा था। तो हेलो हुआ, उनकी तरफ से आया, हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, पूछा कैसे भाई आप कौन है। मैंने बताया, बोले कि अच्छा तो एक काम करते हैं, मैंने उनको बताया मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ, मेरा अच्छा अनुभव है, एंड ही वाज वर्किंग समथिंग इन फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जड़ी बूटियों की बहुत सी बातें मुझे बताई और कहा कि अगर वहाँ से कुछ सोर्सिंग हो सकती है तो वहाँ के आदिवासियों का भी भला होगा, और समीर तुम्हारी भी स्थिति में कुछ सुधार होगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मुझे ये इनविटेबल लगा। मैंने हामी भरी, हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में मैंने अपने परिवार की भी चर्चा हुई, मेरे बेटे की बात आई, और इत्तेफाक से उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो भी कुछ प्रोजेक्ट था यूएस में किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एपिलेप्सी के संबंध में, एपिलेप्सी पर ही चल रहा था। भारत में भी, वेस्ट बंगाल में भी एपिलेप्सी पर उन्होंने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। तो समीर, तुमने कहा जो CDRI का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद CDRI में तो घोटाले के बाद घोटाले, मेरा इंस्ट्रूमेंट, कई चीज़ें 3 साल तक नहीं आ रही। तपस कुंडू जो आइसर में अंत में जब इतना सारा मुझ पे हो रहा था, अटैक हुए, फिजिकल अटैक हुए करप्शन रिपोर्ट करने के लिए, तो जो कहने लग गए कि मैं तुम्हारे भाई माता पिता के बाद सबसे अच्छा वेलविशर हूँ। फिर CDRI में सेकेंड ईयर के बाद मैंने कहा यहाँ तो सब गड़बड़ है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मत जाओ, मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ, 3 महीने में आ जाऊँगा, जो सही में हुआ, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो आके उन्होंने सीधे रंग पलट लिए। पर उससे और उनके साथ मेरे कई वीडियो हैं कि उनके नक्सलाइट, मैंने उनको बोला, कंप्लेंट की, जहाँ उन्होंने रंग बदले कि भाई जिसका वो सपोर्ट कर रहे हैं वो नक्सलाइट है, उसका मेरे पास एविडेंस है, क्या क्या है एंटी नेशनल एक्टिविटी। पर हिंदुस्तान के एकेडेमिया में कई सारे आइडियोलॉजिकल, केवल वामपंथ नहीं, पर वामपंथ में भी एक्सट्रीमिज्म बहुत भरा हुआ है और हिंदुस्तान को खा रहा है, जो है टर्माइट की तरह, दीमक की तरह, जो वामपंथ का दीमक है वो खा रहा है। और केवल वामपंथ का नहीं है, और भी हैं, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, सारी प्रॉब्लम्स हैं। कांग्रेस की पुरानी करप्शन है, सभी किस्म के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमिज्म है, जो सीधे डायरेक्ट एंटी नेशनलिज्म है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा करप्शन है, तीसरा कास्ट सिस्टम है। तो मैंने किया तो तुरंत उनके रंग बदले और उनकी सेवा वहाँ पे लोग कबाब शबाब सबसे करने लग गए जो एग्जिस्टिंग है। उसके बाद मैं निकलने वाला था अमेरिका, मेरी मदर की बहुत ख़राब अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई, तो मैं हिंदुस्तान अटक गया। तो मैंने बात की CSR के हेड से, उन्होंने कहा अच्छा परमानेंट यहाँ ले लो। मैंने कहा नहीं, हिंदुस्तान रहना नहीं है। तो मैं शायद एकमात्र ऐसा मूर्ख हूँगा जो परमानेंट नौकरी मना करके मैंने बोला नहीं मेरे को कुछ महीने का करना है, कुछ साल का करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा काम यहाँ कंटिन्यू कर लेना जो पुराना लखनऊ का है। तो शेखर मांडे ने जो पलटी मारी, और उसके बाद अनुराग अग्रवाल को उन्हीं वामपंथी जिनके खिलाफ मैं बोल रहा था उनका लेटर आया, उन्होंने कहा काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, घर बैठे तनख्वाह ले लो, मत आओ, ये मत करो, खूब प्रताड़ित किया। तो उनके सारे रिकॉर्ड हैं, और उनका तो इस किस्म का कमीनापन है, इस वक्त अशोका यूनिवर्सिटी में डीन बने बैठे हैं, कि उन्होंने कहा कि जैसे हमारी डॉटर है, अब उनको जो उनकी डॉटर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कैम्ब्रिज वाली फेलोशिप में है। तो सारे ये रिकॉर्ड दुनिया भर में फैलाए जाएंगे, सबको भेजा जाएगा, क्योंकि इनका जो गंध है। लेकिन ये लोग असल में प्रोपेगेंडा करते हैं कि मोदी जी की वजह से गंध है, नहीं साइंस हो पा रही। ये मोदी जी या राहुल गांधी जी की वजह से नहीं रुकी हुई साइंस, ना ही केजरीवाल जी की वजह से रुकी हुई है। ये कुछ गुट बने हुए हैं जिनके सारे के सारे कांड, जिनके रेप, मोलेस्टेशन, सब कुछ है, सेक्सुअल फेवर्स हैं, करप्शन है, जब तक एक्सपोज ना हो। पर वो अपना एक पैरेलल सिस्टम लेके चल रहा है। तो समीर, ये तो चलता रहेगा कि क्या हिंदुस्तान में देखा और कैसे सिस्टम सड़ा है, लेकिन कैसे उसका विकास किया जा सकता है और कैसे उसके अच्छे पहलू कई सारे हैं। और ये नहीं है कि हिंदुस्तान में विकास का प्रयास नहीं हो रहा।
चाहे मोदी जी लाएं विकास या राहुल गांधी लाएं या केजरीवाल लाएं, अंत में जो परेशानी है वो ये सिस्टम है, जो मिडिल सिस्टम है, जिसका जब तक इलाज नहीं है तब तक कुछ समाधान नहीं होना। पर या तो आप कोर्ट के चक्कर काटते रहो, या आपके पास अगर कई 100 बीमारियों के समाधान हैं तो आप एक अपने से संगठन बनाते हो। तो वैसे ही हमने आयन केयर बनाया जिसकी तुमने चर्चा की। सन 2022 के बाद 22 से ही जब से आपके संपर्क में मैं आया डॉक्टर साहब, तो ये एक तरह से मेरे लिए मिरेकल था। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ना ही कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ, बस मैं इस बात का अनुभवी हूँ कि जिस बात को लेकर मैं रोता था, जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था, और वो आपके रूप में मुझको इतनी आसानी से मिला। मैं नहीं जानता था कि मैं किसके साथ हूँ। धीरे धीरे करके पता चला आई एम सिटिंग विद एन एपेक्स हुज रनिंग अ मूवमेंट। आपके साथ जो 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है, आप इस तरह से लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, खासकर एपिलेप्सी जैसी बीमारी जिसमें जब माँ बाप के सामने बच्चा पड़ा हुआ झाग निकल रहा है, हाथ पैर अकड़े हुए हैं, बड़ा तकलीफ देह होता है। आपने इस मुहिम को शुरू किया और अब तो मैं आपके साथ सिस्टम में हूँ, तो मैं वीडियो पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी से पीड़ित बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन का एक सिस्टम, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स, उनके लिए स्पेशल एक डाइटरी सिस्टम, उनके लिए मेडिसिन, उनके लिए सप्लीमेंट्स, तो दिस इज़ लाइक अ बून फॉर द सोसाइटी। जब ये अपने वाकई चरम पर आएगा, अपने रूप में आएगा, 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम जो है इस काम को लीड करेगी, तो मैं अकेला इसका जो है लाभार्थी आज हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और मैं तो डॉक्टर साहब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इस सोसाइटी को, इस समाज को आपकी इस मुहिम से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ख़ासकर उन बच्चों को जो अभी बिना किसी उम्र के, बिना किसी अनुभव के इतने बड़े अभिशाप को झेल रहे हैं। ये इस वीडियो का अंत ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये एक शुरुआत है मेरे बेटे के अच्छे जीवन की, हम लोगों के सुकून भरी ज़िंदगी की डॉक्टर साहब। और बस आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि आपकी मुहिम ज़रूर कामयाब। धन्यवाद समीर, धन्यवाद सब चीज़ों के लिए और इस वीडियो के लिए भी।